ओके, सो हम स्केलर मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है कौन सी मैट्रिक्स होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिनकी प्रिंसिपल डायगोनल एक तो नॉन जीरो हो, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या होनी चाहिए, वो सारे के सारे प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। बाकी बाकी सारी जो एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है ए। क्लियर हो गया? इस एग्जांपल ए में देखें तो ये देखो आपके पास क्या है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायगोनल है ना ये। तो देखो प्रिंसिपल डायगोनल ये नॉन जीरो है, तो ठीक है, एक कंडीशन पूरा हो गया। दूसरा, नॉन जीरो के साथ आपके पास सारे के सारे एंट्रीज वो क्या होनी चाहिए थी, वो सेम होनी चाहिए थी। यस, एक ही होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखो दोनों सेवन सेवन है और बाकी सारे एंट्रीज क्या है यहाँ पर, जीरो है। सो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। सो देखो ए इज स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ओके, सो स्केलर मैट्रिक्स है, आप इसे अब डायगोनल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। लेकिन हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल में जो है नॉन जीरो और जो है वो सेम नहीं होती है, और एटलीस्ट जो है वन नॉन जीरो होनी चाहिए। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में सारे के सारा आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल में वो नॉन जीरो होनी चाहिए और वो सारे के सारा एक ही होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है ना, और इस प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है, ठीक है। ओके, बिल्कुल इसी तरह आप जो है सी को देखें, यहाँ पर एक सी जो है मेरे पास मैट्रिक्स है। तो ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, और प्रिंसिपल डायगोनल के डायगोनल में जितने भी आपके पास एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो है, और साथ साथ वो सारे के सारा एक ही है, सेम है, और बाकी सारे के सारा जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरो है। सो आपके पास सी भी क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स है। तो देखो मैंने डिफिनेशन यहाँ पर बिल्कुल जो है आसान लफ्जों में लिखा हुआ है, दोबारा मैं पढ़ता हूँ। All elements of principal diagonal are non-zero and same, while all other elements are zero। क्लियर हो गया? ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स कहलाता है? यहाँ पर भी बिल्कुल इजी है, ये भी एग्जैक्टली बिल्कुल चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के बिल्कुल सेम है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो क्या होती थी, सेम होती थी, लेकिन वो कुछ भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में क्या है, आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी एंट्रीज हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। बाकी सारा जो एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर हो गया? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए लिखा है, इसकी प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी एंट्रीज हैं वो वन वन है, बाकी सारा जीरो जीरो है। ये 2x2 का जो है मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है। इसी तरह मैं 3x3 मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स लिखा है जिसको मैंने बी का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी अगेन आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो सारे के सारा वन है, बाकी सारा क्या है, जीरो है। सो दिस इज आल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरह यहाँ पर मैं एक 4x4 मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगेन प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी एंट्रीज हैं वो वन है, बाकी सारा जो एलिमेंट्स है या एंट्रीज हैं वो जीरो है। सो आपके पास मैट्रिक्स सी भी क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स या हम जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? मैं दोबारा बताता हूँ, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिनकी प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है, सारे के सारा प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी एंट्रीज हैं वो सारे के सारा वन होती हैं, बाकी सारा जो एंट्रीज हैं वो जीरो होते हैं। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं नल मैट्रिक्स पे या जीरो मैट्रिक्स पे। नल मैट्रिक्स कहें या जीरो मैट्रिक्स कहें, एक ही बात है, ठीक है। ओके, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स ये बहुत ही आसान है। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों तो उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हों, ठीक है, उस मैट्रिक्स को या उस टाइप मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स सी है, तो देखो इसके अंदर सारे के सारे एंट्रीज जीरो है, सो दिस इज ए नल मैट्रिक्स और जीरो एंट्रीज। और यहाँ पर मैंने एक जो है 3x3 का मैट्रिक्स लिखा है। सो अगेन यहाँ पर क्या है, ये सारा के सारा जो मेरे पास एंट्रीज हैं वो क्या है, ज़ीरो है। सो दिस इज अगेन नल मैट्रिक्स। इसी तरह यहाँ पर मैट्रिक्स जी है, ठीक है, ये भी क्या है आपके पास, नल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स जी आर जीरो, ठीक है। अब हम आते हैं इक्वल मैट्रिक्स पे। इक्वल मैट्रिक्स
कोई से भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है, याद रखें, कोई से भी दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स, चार मैट्रिक्स कब इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन यस, जब जो है, चलो मैं अगर दो मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो दो मैट्रिक्स उस वक्त आपस में इक्वल होगा जब उनकी सारे जो कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज वो भी आपस में इक्वल हों, ठीक है। अब जो दोनों मैट्रिक्स, जाहिर सी बात है दो मैट्रिक्स आपस में उस वक्त ही इक्वल हो सकता है जब वो दोनों सेम ऑर्डर की हों। जब सेम ऑर्डर होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज बनेगी। जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है और मैट्रिक्स यहाँ पर मैंने बी लिखा हुआ है। तो देखो ए में आपके पास जो क्या है, रो में है 2 1, सेकंड रो में है 4 3, बी में आपके पास रो का जो पहला एलिमेंट है वो 1 + 1 और सेकंड एलिमेंट 2 और दूसरा रो का पहला एलिमेंट 4 और यहाँ पर दूसरा एलिमेंट 3 है। तो देखो आप मुझे बता सकते हैं क्या ये मैट्रिक्स ए और बी आपस में इक्वल हैं? तो हाँ, इक्वल है। क्यों? क्योंकि इनकी सारी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आपस में इक्वल है। तो मुझे बताओ इस 2 का कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज कौन सा है? यहाँ पर ये 1 + 1, सो 1 + 1 इज आल्सो इक्वल टू 2, सो 2 इज इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है। इसी तरह 1 का कोरिस्पोंडिंग एंट्री यहाँ पर 1 है, सो 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह 4 यहाँ पर ए का जो 4 है उसका कोरिस्पोंडिंग एंट्री जो है बी में कौन सा बन रहा है 4, सो 4 इज इक्वल टू 4। इसी तरह 3 इज इक्वल टू 3। सो ऑल द कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज ऑफ दीज टू matrices are equal, so we can say that matrix A is equal to matrix B। ओके, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर मैंने एक और जो है पेयर ऑफ मैट्रिक्स लिखा है, इन दोनों के ऑर्डर सेम है, 2/3 है ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है, तो हमें जो है इनके कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को देखना होगा। अगर सारे के सारे कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आपस में इक्वल है तो वो दोनों मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो 2 का कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज यहाँ पर 2 है, इक्वल। 3 का कोरिस्पोंडिंग एंट्री यहाँ पर 3 है, अगेन इक्वल। 1 का यहाँ पर 1 है, इक्वल। 4 लेकिन यहाँ पर 2 + 2 है, तो ओके 2 + 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह 6, तो यहाँ पर आपके पास अगेन 6 है। 9, तो यहाँ पर आपके पास 3 + 6 है। सो आपके पास क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स का भी सारे के सारा जो कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज हैं वो क्या है, इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ई। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम दो मैट्रिसेस को कैसे जो है ऐड करते हैं, समझ आ गया? यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखना है, दो मैट्रिक्स उस वक्त हम जो है कोई से भी दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं अगर वो दोनों मैट्रिक्स जो है सेम ऑर्डर की हों। देखो, टू मैट्रिक्स two matrices are conformable for addition if they are the same order। अगर दो मैट्रिक्स हो, उन दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम हो, फिर जाके वो दोनों मैट्रिक्स आपस में जमा हो सकता है। लेकिन दो मैट्रिक्स हो, उन दोनों की ऑर्डर सेम ना हो, फिर जाके वो दोनों मैट्रिक्स आपस में कभी भी ऐड नहीं हो सकता। एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने दो मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए है और इसके ऑर्डर क्या है, 2 × 3 है, और दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसके ऑर्डर क्या है, 2 × 3। तो देखो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है इन दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। दोनों में 2 रोज हैं और दोनों में 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकता है, जमा हो सकता है। इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन ऐड दीज टू मैट्रिक्स इजीली। वाइल अगर मैं इस मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी को देखूं तो इन दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर डिफरेंट है। आप मैट्रिक्स सी को देखें तो इसके ऑर्डर क्या है, 3/2 है। मैट्रिक्स डी को देखें तो इसके ऑर्डर क्या है, 2/2 है। क्लियर हो गया? सो देखो इनके ऑर्डर जो है सेम नहीं है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए ये ज़रूरी है कि उन दोनों मैट्रिसेस का, या कोई तीन मैट्रिक्स है तो उन तीनों मैट्रिसेस का क्या होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होनी चाहिए। यहाँ पर इसमें 3 रो है लेकिन इसमें कितनी है, 2 रो है। तो यहाँ पर देखो इसमें 3 रो, इसमें 2 रो, यहाँ पर ऑर्डर तो सेम नहीं हो रहा है। इस वजह से सी और बी को आप जमा आपस में नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? आप जमा कैसे करते हैं ये भी बहुत इजी है। लेट सपोज अगर मैं इस मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को आपस में जमा करूं तो सिंपली आप क्या करेंगे, इनकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करेंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वही उन दोनों मैट्रिक्स का जमा होगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, यहाँ पर चलो अगर ए जमा बी में यहाँ पर करूँ तो कैसे करूँगा मैं, चलो मैं यहाँ पर करता हूँ ए प्लस बी इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए है तो मैं 2 + 6 करूँगा, 3 + 2 करूँगा।
यस, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैं आपस में ऐड करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ 2 + 6 होगा, ठीक है? और 3 + 2 होगा और 1 + 9 होगा। इसी तरह 4 की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है, 6 का कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री 4 है, 2 का कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, ठीक है? सो ये आपके पास 8, 3 + 2 6, 9 + 1 10, 7, 10, 3। तो देखो ये आपके पास क्या आया, इन दोनों मैट्रिक्स का सम आया। क्लियर हो गया? चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स के आर्डर तो सेम नहीं था, तो इस वजह से आप इनको जमा नहीं कर सकते। आप देखो कॉमन सेंस वाली बात है, देखो इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगर आप इसको माने, इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री इसको माने, तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री तो है ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप जमा नहीं कर सकते हैं। सो जमा के लिए क्या है, उन दोनों मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे, तो जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो एक्चुअली क्या करना होता है, ये हमने पहले सीखे हुए हैं। आप जितने भी, आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम्स हैं उनको आप रो में कन्वर्ट करें, या जितने भी रोस हैं उन्हें आप कॉलम में कन्वर्ट करें, तो यही जो है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। वो ट्रांसपोज उसका निकल आता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स सी है, इसमें कितने रोस हैं और कितने कॉलम हैं, इसमें 2 रोस हैं और इसमें 3 कॉलम हैं। तो आपने इसको ट्रांसपोज लेना है। तो देखो ट्रांसपोज का आपका सिंबल, इस जिस भी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लेना है, उस मैट्रिक्स के सुपरस्क्रिप्ट में आपने क्या करना है, एक स्मॉल टी लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सी, इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में आप टी लिखेंगे। तो देखो इसका ट्रांसपोज लिया है, तो मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इन दोनों रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया है। तो 2 3 9 रो था, तो मैंने यहाँ पर कॉलम बनाया। 4 - 2 0 ये भी रो है, तो मैंने यहाँ पर कॉलम बनाया। बस, तो देखो यही आपका ट्रांसपोज आया। तो जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, तो क्या होते हैं, उनके रोज और कॉलम का जो है ना वो नंबर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो ट्रांसपोज से पहले इसमें कितने नंबर ऑफ रोज था, 2 रोज था और 3 कॉलम था। 2 रोज हैं और देखो 3 कॉलम है। तो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या होंगे, 3 रोज होगा, अब 2 कॉलम होगा। तो देखो 3 रोज हैं, 2 कॉलम है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? वेरी गुड। सो इजीली जो है आप क्या कर सकते हैं, कॉलम्स को रो बनाओ या रो को कॉलम्स बनाओ, तो वही उसका ट्रांसपोज हो जाता है। आगे मैं बढ़ता हूँ, डिटेल जो है इसको जो है आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे आ जाओ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को अगर आप किसी भी स्केलर जो है स्केलर से मल्टीप्लाई करें, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करें या कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है, 4 - 2 60 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ या 3 से मल्टीप्लाई करें या किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, if we multiply any scalar to any matrix, then it means the scalar will multiply with all entries of that matrix। ठीक है, तो वो स्केलर उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एंट्रीज हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स बी लिखा है, तो देखो मैं इस मैट्रिक्स बी को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ये मैट्रिक्स बी मैंने यहाँ पर लिखा है 4 - 2 6 3। तो मैंने अभी आपको बताया ये स्केलर इस मैट्रिक्स के जितने भी एंट्रीज हैं उन सब से मल्टीप्लाई होगा। 2 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इस -2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास 2 भी क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 - 2 जा -4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो देखो इस तरह आप जो है स्केलर को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। याद रखें, दोबारा मैं बताता हूँ, जब भी आप किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो स्केलर उस मैट्रिक्स के सारे एंट्रीज के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। आगे बढ़ूँ या दोबारा बताऊँ? ओके। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, अब 2 मैट्रिसेस को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी हमने सीखे में। चलो यस, बताओ बताओ, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 2 मैट्रिसेस आपस में आप सिर्फ उस वक़्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर पहले मैट्रिसेस की कॉलम और दूसरे मैट्रिसेस की रो आपस में बराबर हो, उस वक़्त आप उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, 2 मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाई इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स की रोज आपस में बराबर हो,
तो आप आंखें बंद करके उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो आपस में बराबर नहीं हो तो उन दोनों मैट्रिक्स को आप हरगिज़ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। सो इफ आई टेक दीज टू मैट्रिक्स ए एंड बी, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ ए और बी को मल्टीप्लाई करो तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो बराबर है या नहीं है। अगर वो बराबर नहीं है तो आप कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो मैट्रिक्स की क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये पहला मैट्रिक्स की मैंने कॉलम को गिनना है, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तो देखो कॉलम ऑफ ए इक्वल टू 2 और दूसरा मैट्रिक्स की रो को गिनना है, तो एक रो, दो रो, तीन रो, so rows of this matrix is equal to 3, so 2 is not equal to 3 means number of column A is equal to 2 which is not equal to number of rows of matrix B which is 3, so A and B cannot be multiplied। आप इस A और B को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर एक और मैंने एग्जांपल लिखी गई है, एक मैट्रिक्स लिखी है ए, दूसरा मैट्रिक्स बी लिखा गया है, तो क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है? तो मैं यहाँ पर देखूंगा पहला मैट्रिक्स की कॉलम तो 1 2 3, तो ए मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, दूसरा मैट्रिक्स की रो 1 2 3, तो दूसरे मैट्रिक्स में 3 रो हैं, तो पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो आपस में बराबर है, लिहाजा ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करना है वो आपको पता होगा। ठीक है, अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिसेस। 2/2 मैट्रिसेस का मतलब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है एक, उसकी डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स ए का मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट को आप कैसे जो है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उस जिस भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं उस मैट्रिक्स का आप क्या करेंगे, मॉडुलस, जिस तरह आप मॉडुलस लेते हैं ना उस तरह के एक जो है यहाँ पर दोनों साइड पे एक डंडी खड़ी करेंगे। इसका मतलब इस ये जो है डिटर्मिनेंट है। तो आपने क्या करना है, उस मैट्रिक्स की प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर प्रिंसिपल डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो वही उस मैट्रिक्स का क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, प्रिंसिपल डायगोनल ये है जिसमें आपके पास 2 और 3 है, तो 2 और 3 को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। फिर मैंने सेकेंडरी जो है डायगोनल की प्रोडक्ट लिया है, तो दैट इज 4 इंटू माइनस वन, 4 इंटू माइनस वन, फिर मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया है, तो देखो माइनस किया है। सो आपके पास क्या है, 2 इंटू 3 6, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, तो 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 10। समझ आ गया? दोबारा बताता हूँ, आपने प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट लेना है और सेकेंडरी डायगोनल की प्रोडक्ट लेना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है, वही क्या होगा, आपका डिटर्मिनेंट होगा। हमेशा आपने सेकेंडरी डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कब सिंगुलर होता है, कोई भी या स्क्वायर मैट्रिक्स कब जो है वो नॉन सिंगुलर होती है, तो सिंपली आप डिटर्मिनेंट फाइंड करके आप बता सकते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सिंगुलर कब होता है या नॉन सिंगुलर कब होता है। तो अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी भी डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल ना आए, मतलब नॉन जीरो आए, तो उन मैट्रिसेस को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहा जाता है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो आप कहेंगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, ठीक है, नॉन जीरो आया, तो आप कहेंगे कि वो नॉन सिंगुलर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बी जो है मैट्रिक्स लिया है और इसका मैंने डिटर्मिनेंट देखो फाइंड किया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 आया, तो मैं कहूँगा कि बी इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज द डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। बिल्कुल इसी तरह मैंने यहाँ पर एक सी मैट्रिक्स लिखा है और सी मैट्रिक्स का मैंने जब डिटर्मिनेंट फाइंड किया, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया दोबारा बताता हूँ, प्रिंसिपल डायगोनल की प्रोडक्ट लिया है और सेकेंडरी डायगोनल की प्रोडक्ट लिया है, इन दोनों को डिफरेंस लिया है, तो वही आपके पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट होती है। तो देखो इस जो है मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट 10 है विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन जीरो है, सो हम कह सकते हैं कि C इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो B इज हियर सिंगुलर मैट्रिक्स एंड C इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब समझ आ गया?
अब मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं। अब आप 2 बाई 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते हैं? हाउ कैन यू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एनी 2 बाई 2 मैट्रिक्स? तो बहुत ही ईज़ी है। आप कोई भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट या सिंपली ले सकते हैं, इस तरह लेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल की आप प्लेस को चेंज करेंगे, जबकि सेकेंडरी डायगोनल की आप साइन को चेंज करेंगे। ठीक है? तो देखो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखा है, तो मैं इसका एडजॉइंट कैसे लिखूँगा? तो एडजॉइंट को आप कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखो ए डी जे लिखते हैं, फिर आप उस मैट्रिक्स ए को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है? सो एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये मेरे पास प्रिंसिपल डायगोनल था, तो प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज करना था, तो 3 2 के जगह पे जाएगा, 2 3 के जगह पे होगा, तो देखो यस। और जो सेकेंडरी डायगोनल है उनकी एंट्रीज की साइन को चेंज करना, तो यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर देखो +1 हो गया, यहाँ पर +4 है तो -4 है, तो यही आपके पास क्या होगा? ए का एडजॉइंट होगा। दोबारा बताता हूँ, प्रिंसिपल डायगोनल का जगह चेंज करना है, तो देखो मैंने यहाँ पर जगह चेंज किया है, 3 को 2 की जगह पे लेके गया है, 2 को 3 की जगह पे लेके आया है, और आपका जो सेकेंडरी डायगोनल है उनके साइन को मैंने चेंज किया है, पॉजिटिव है तो आपने नेगेटिव करना है, नेगेटिव है तो आपने पॉजिटिव करना है। तो सिंपली बहुत ही आसान है 2 बाई 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है फाइंड करना। आप 2 बाई 2 का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है? तो इन्वर्स का मतलब ये है, लेट्स सपोज ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, तो इन्वर्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए लिखते हैं, लेट्स सपोज मैट्रिक्स लिखते हैं और सुपरस्क्रिप्ट में आप -1 लिखते हैं, तो ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है, तो अगर आप इस मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए के इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है? चलो मेरे पास सी मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज इसका इन्वर्स सी इन्वर्स है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। कोई से भी मैट्रिक्स हो, अगर आप उस मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। सो 2 बाई 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स आप कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ईजी है, तो उसके लिए देखो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो उस जो है मैट्रिसेस का आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है वो हमने सीख लिया, और फिर उसी मैट्रिसेस का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना था वो भी हमने सीख लिया। फिर आपने क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है, बस इस फॉर्मूले में पुट करें आपका इनवर्स आएगा, ठीक है? अब हम आते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। आपके पास कोई भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ हो तो उसको सोल्व करने के कई मेथड्स हैं, लेकिन आप उसे जो है मैट्रिसेस के मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस से हम कैसे सोल्व करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। इसको मैं जो है टाइम को बचत करने के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पहले, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचत हो जाए। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर दो जो है वो लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, 3x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1 और दूसरा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आपने इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिसेस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आप इन वेरिएबल के साथ जो भी आपके पास कोफिशिएंट है उनको लिखेंगे। सो x1 के साथ कोफिशिएंट 3 है, x2 के साथ कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर x1 के साथ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x2 के साथ कोफिशिएंट 1 है। फिर आपने क्या करना है? इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। फिर जो आपके पास वेरिएबल है उनको लिखना है। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं, x1 एंड x2। सो मैंने x1 एंड x2 लिखा है, फिर इक्वल टू लिखे, और फिर आपके पास जो कांस्टेंट है उनको आप ऐसे लिखें और ब्रैकेट में इनक्लोज करें। तो देखो ये हमारा इस सिस्टम का मैट्रिक्स फॉर्म बन गया है। क्लियर हो गया? अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा तेज़ी से बढ़ता हूँ, टाइम हमारे पास कम है। अब फिर मैं ये, अब देखो आपके पास 3 मैट्रिक्स बन गया, एक ये मैट्रिक्स, एक ये मैट्रिक्स, एक ये मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को मैं ए का नाम देता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं एक्स का नाम देता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं बी का नाम देता हूँ। अब देखो तो क्या हुआ, इसकी जगह देखो ए एक्स इज इक्वल टू बी हो गया, अगर मैंने इसका नाम लिखूँ तो। समझ आ गया? ओके। अब फिर देखो ए एक्स इक्वल टू बी। अब मैंने यहाँ पर एक्चुअली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब मुझे इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, यानी x1 और x2 की मुझे वैल्यू फाइंड करना है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे इस मैट्रिक्स x को फाइंड करना है। अगर आपको ये मैट्रिक्स x आ जाते हैं तो इसका मतलब है आपको x1 और x2 की वैल्यू मिल गया। तो मैंने यहाँ पर x को सब्जेक्ट बनाया, तो a को मैंने क्या किया? दूसरी तरफ शिफ्ट किया। तो जब आप a को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये a इनवर्स बन गया। तो देखो a
ए यहाँ पर रखे, ए इन्वर्स हो गया और बी हो गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। आप यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखना है, आपने जिस चीज़ को शिफ्ट करना है, जिस मैट्रिक्स को शिफ्ट करना है, वो अगर लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, इस एक्स के लेफ्ट साइड पे है, तो राइट हैंड साइड पे भी एक्स पे ही होगा, सॉरी राइट हैंड साइड पे भी लेफ्ट साइड पे ही होगा। अगर वो आपके पास शिफ्ट करने से पहले इस एक्स के राइट साइड पे है, तो शिफ्ट करने के बाद भी वो राइट साइड पे ही आपने प्लेस करना है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पर ये जो ए है वो एक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो यहाँ पर ए इनवर्स भी मैंने बी के लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखा है। बिल्कुल इसी तरह अगर इस फॉर्म में हो एक्स ए इज इक्वल टू बी हो, तो यहाँ पर ए जो है आप एक्स के राइट हैंड साइड पे है, तो जब मैंने शिफ्ट किया तो मैंने इस ए इनवर्स को बी के राइट हैंड साइड पे लिखा। समझ आया? क्या बताया ये जल्दी बताओ, मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है। अच्छा, यहाँ पे हम जो है कि ना, जो हमने दो वेरिएबल करते हैं, हम यहाँ पे ये यार मुझे ये बताओ, ये मैंने क्या बोला ये बताओ। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे हमने काउंट किया है, मेरे फॉर्म में लिखे हैं कि चलो छोड़ो, ये बस समझ आ गया होगा यार, ये बताना है। अब क्या करना है, दो अब यहाँ मैट्रिक्स है, पर दोनों देखो में ये मैट्रिक्स एक्स आपने फाइंड करना है, तो ये ए इनवर्स आपने फाइंड करना है, बी तो आपके पास ऑलरेडी है। तो ए इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला हमने ऊपर पढ़ा हुआ था, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइन ए। तो आपने इस मैट्रिक्स ए का, मैं इसको थोड़ा जो है ज़ूम को कम करता हूँ, तो ये देखो इस मैट्रिक्स ए का, ये मैट्रिक्स ए का, इसका मैंने डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, और मैंने एडजॉइन यहाँ पर फाइंड किया है, फिर इनको मैंने इस इक्वेशन 2 में यहाँ पर पुट किया है, ठीक है। तो मुझे क्या आया, ये ए इनवर्स आया। अब इस ए इनवर्स को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, तो देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स ए इनवर्स ये आया हुआ था, और बी, और आपने इनको मल्टीप्लाई किया है। मैट्रिसेस आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आपको पता है। तो जब मल्टीप्लाई किया तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आया, एक्स ये आया, ठीक है। फाइनल रिजल्ट ये आया, x1 x2 इज इक्वल टू 1 2 आया। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए आपस में। तो हियर x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x1 की वैल्यू 1 आया, x2 की वैल्यू 2 आया। क्लियर हो गया? समझ आ गया? ये दोबारा समझाऊं या समझाने की ज़रूरत नहीं है? तो ये तो बस मैट्रिक्स हमने लाइन पे पढ़ा था, चलें ठीक हो गया। तो यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है, आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, हमारा टाइम भी यहाँ पर एंड हो जाता है। सो आप एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी क्वेश्चन है वो आप इजीली कर पाएंगे, मतलब सारे के सारा जितने कुछ जितना मतलब मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है सारा उसी से रिलेटेड है, ठीक है। आपने करना है तो आप ऐसा करें, 3.1 में से ना सारे क्वेश्चन ना ही करें, सिलेक्टिव सिलेक्टिव आप करें, और करके जो है मुझे पीडीएफ बना के सेंड कर दें, ठीक है। समझ आ गया क्या बोला मैंने? इसका कीपर बंद करे पीडीएफ फॉर्म में बना के। हाँ, एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन, अगर टाइम हो गया तो सारे क्वेश्चन करें, अगर टाइम नहीं हुआ तो उसमें सिलेक्टिव करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2 में 5 पार्ट हैं, तो उसमें से आपको 2 या 3 पार्ट कर लें, जो आपको मुश्किल लगे वो करें, इसके बाद फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर आके आपका एक्सरसाइज 3.1 एंड हो जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 आप खुद करें। हाँ, अगर स्टिल जो है 3.1 में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप बेशक मुझसे डिस्कस कर लें। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ आ रहे हो ना? ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं, कल की क्लास में हम आगे जो है बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कल की क्लास से पहले पहले जो है कंप्लीट करके मुझे भेजना है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं कल। ओके, खुदा हाफिज़।